अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज दो बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। खबरें बहुत हैं, लेकिन दो खबरें वो जो एक मफाद आमा में और ख़ास तौर पर वो खबरें जो लोग देखना और सुनना चाहते हैं, इसलिए दो खबरें सेलेक्ट की हैं जो कि आप तक पहुंचानी है। आपने देखा होगा कि आसिफ मेमन जो कि DG KDA थे, उनको गिरफ़्तार किया गया, बड़ी खबरें चलाई गई और उसके बाद फिर दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्रा टावर के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, कानून के शिकंजे में आ गए। लेकिन जब FIR सामने आई, उसके बाद फिर दीगर जो अदालत में उस मुल्ज़मान को पेश किया गया, तो उस वक्त असल हक़ाइक़ क्या थे, ये मेरे साथ आपके सामने पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए पूरी इन्होंने कवरेज की। मुमताज़ जमाली साहब है, 24 से TV से इनका ताल्लुक़ है। मुमताज़, आपने दोनों दिन वहाँ खुद कार्रवाई देखी सुनी। मेरी चूँकि बीट में नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश की कि असल हक़ाइक़ जो अदालत में देखा, जो सुना, वो आप वहाँ तक पहुँचाएँ। क्या उनको सबक सिखाने के लिए सूबाई हुकूमत ने उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की थी, या असल वो मुजरिम भी थे? बहुत शुक्रिया। शायद एक तो मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुआ था कि नस्ला टावर के मामले पे उनको गिरफ़्तार किया, जो गलत है। नस्ला टावर के मामले पे इनको गिरफ़्तार नहीं किया था। उन पर इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि 3 अफसरान जो मुअत्तल हुए थे और 3 नए अफसरान ट्रांसफ़र होने थे वहाँ पर। उन पर यह इल्ज़ाम था कि DG KDA आसिफ मेमन उनको रिलीव नहीं कर रहा था, ठीक है। उस पर उनके मुअत्तल अफसरान, हाँ, मुअत्तल अफसरान को रिलीव नहीं कर रहा था। उस पर उनको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया। पहले तो क्योंकि लिंक जज साहबा नहीं थी एंटी करप्शन की, उसके बाद सेशन कोर्ट में पेश किया ADJ शाहिद मेमन की अदालत में, जहां पर अदालत ने सबसे पहले तफ्तीशी अफसर से ये इस्तफसार किया कि रिमांड पेपर में आपने ये जो चीज़ें लिखी हैं, क्या ये सही है, जो कि तफ्तीशी अफसर अदालत को मुतमईन ना कर पाए, क्योंकि रिमांड पेपर ही गलत था। रिमांड पेपर में कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, कितने मफरूर हैं, वो वाज़े नहीं थे। चलो, एक तो बात वहाँ होगी। दूसरी बात, अदालत ने कहा, तफ्तीशी अफसर अब्बास अली, उन्होंने ये कहा कि जी हमें जो है रिमांड दिया जाए, हम मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश करने, मुल्ज़मान ने बड़ा करप्शन किया। तो ADJ शाहिद मेमन साहब ने उनसे एक सवाल किया कि जी मैं तो आपको रिमांड दे दूं, बिल्कुल, मुझे ये बताएं रिमांड चाहिए आपको क्यों? जिस पर वो बार ये करनी, जी तफ्तीश करनी है। तो जज साहब ने उनसे फिर से इस्तफसार किया कि ये बताओ कि इन पर करप्शन क्या है। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी 3 अफसरान मुअत्तल थे, मुअत्तल अफसरान के दस्तखत थे, और वो दस्तखत ऐसे होते हैं, जिस पर मुल्ज़िम के वकील ख्वाजा शम्स इस्लाम ने कहा कि जी मुअत्तल अफसरान को रिलीव ना करना या मुअत्तल अफसरान से दस्तखत करवाना, ये एक महकमे के अंदर की कार्रवाई है, जिस पर महकमा जात कार्रवाई हो सकती है। करप्शन इसको आप नहीं कह सकते। लेकिन वो बार इस बात पर डटे रहे। सुबह से लेकर शाम तक समाअत होती रही। अदालत सिर्फ ये पूछ रही थी कि मुझे मुतमईन करें, मैं आपको रिमांड दूँ। बहरहाल 1 दिन का रिमांड उनको मिल गया। उनको कहा आप पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें। दूसरे दिन जब पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश करने गए, तो उनमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी हमें टाइम कम मिला था, रात तक हम अदालत में बिजी थे, तो मुल्ज़मान से तफ्तीश ना हो सके। जिस पर अदालत ने कहा ये तो आपको कोई मौक़िफ़ नहीं है, आप अपनी गलती और कोताही अदालत पर ना डालें, आप बताएं कि आपने क्या तफ्तीश की है। उस पर एंटी करप्शन ने एक गवाह बनाया था, नोमान। वो गवाह ये था कि वो एक प्राइवेट पर्सन है। अच्छा, जब अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि नोमान कौन है, तो वो पहले तो घबरा गए कि सर वो हमारे पास प्योन है। कह रहे अच्छा आपको तनख्वाह देते हैं? कह रहे जी सर हम तनख्वाह देते हैं। कह रहे नोमान को बुलाएं। अच्छा, जो प्योन का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, हुलिया होता है, वो अलग सा होता है। वो बंदा आया टिप टॉप सा, हैंडसम सा, पैंट शर्ट पहना। तो जैसे आपने कहा कि जी आपका नाम? कह रहा है नोमान अली। ठीक है। कह रहा है आप एंटी करप्शन में काम करते हैं? तो गवाह ने वहीं पर कहा जी मैं एंटी करप्शन में काम नहीं करता। तो एक बात तो मतलब वहीं पर साबित होगी कि एंटी करप्शन की तफ्तीश अफसर की। तो फिर उससे कहा कि आप क्या करते हो? कह रहा है जी मैं वहाँ पर प्राइवेट काम करता हूँ। तो उसने कहा कि कभी किसी केस में तुम गवाह बने हो पहले? कह रहा कि नहीं। कह रहा तो प्राइवेट बंदा होकर इस केस में गवाह कैसे बने? जबकि तफ्तीशी अफसर का ये मौक़िफ़ था कि ये एंटी करप्शन में मुलाजिम है। तो मतलब ये बात उनकी झूठी साबित हुई वहाँ पर। जिस पर अदालत ने एक तो बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि आपने एक ऐसे केस में इनको करप्शन में फ़िट किया जो करप्शन का केस बनता ही नहीं है। महकमा जात कार्रवाई होगी, चीफ सेक्रेटरी इजाज़त दे, आप महकमा जात कार्रवाई करें, लेकिन आप जो है करप्शन पर इसको फिट ना करते। जिस पर DG KDA आसिफ मेमन से हमारे अंदर बात भी हुई और उन्होंने अदालत में ये वाज़े मौक़िफ़ किया कि जी मैं सिस्टम का ऐसा नहीं हूँ जिस पर मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा शम्स इस्लाम ने यह कहा कि सिस्टम का हिस्सा ना होना मतलब मुराद अली शाह, नासिर शाह, खुर्शीद शाह को पैसे ना देना है। ये सिस्टम है और सिस्टम से मतलब
आप नहीं मिलते तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होती। मीडिया ट्रायल किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए। एक 20 ग्रेड के अफसर को 17 ग्रेड के अफसर ने गिरफ्तार किया, घर पर छापा मारा और कोई खातून एहलकार भी नहीं थी। तो ये हथकड़ी पहनाने का क्या सीन था? उनको हथकड़ी में पहनाने की कोशिश क्यों की गई? पहले तो उनको लेकर आए दोनों को अदालत के अंदर, तो बाद में जब मुलजमान को अंदर पेश करना था तो तफ्तीशी अफसर आए और कहा कि जी आप हथकड़ी पहन लें, अंदर जाना है। तो डीजी केडी आसिम मेमन ने कहा कि जी मैं हथकड़ी तो पहन लूँगा, मुझे कानून तो बताओ कि किस कानून के तहत मुझे हथकड़ी पहना रहे हो। एक सवाल, दो सवाल, तफ्तीशी अफसर नहीं बता रहे थे। तो डीजी केडी ने कहा कि जी मैं एक 20 ग्रेड का अफसर हूँ, आप 17 ग्रेड के एक इंस्पेक्टर हो, आप मुझे कैसे किस कानून के तहत हथकड़ियाँ लगा सकते हो? मुझे सिर्फ ये कानून बता दो, मैं हथकड़ियाँ लगा लूँगा। खैर वो को ना कानून का पता था ना आइन का पता था, इसलिए उन्होंने हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई, अदालत के अंदर गए। लिहाजा अदालत ने सेक्शन 63 के तहत, CRPC 3 के तहत डीजी केडी को इस मुकदमे से खारिज कर दिया है। जो एक मुलज़िम है आतिफ़, उनको 1 रोज़ा अदालती रिमांड पर जो जेल भेजा है। लिहाजा आज मेरे ख्याल में उसकी भी ज़मानत हो जानी है, क्योंकि ग्राउंड जो था वो बन गया था इसके लिए। इससे ये साबित होता है कि जो एंटी करप्शन ने मुकदमा दायर किया था वो ये तासुर ये गया कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी, और ऐसी कार्रवाई ना उनके पास कोई ठोस एविडेंस, ना उनके पास कोई ठोस गवाह, ना उनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको ग्राउंड बनाकर उनको सज़ा दिलवाते या उनको जेल के अंदर डालते। लिहाजा वो सुरखरू हो गए डीजी केडी, और उनसे जब यही बात हमारी हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने अगर गुनाह किया होता तो मैं जेल जाता, मैं आज भी बेगुनाह हूँ और मैं हर प्लेटफार्म पर ख़ुद को ये साबित करने के लिए तैयार हूँ कि मुझ पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह सब जानते हैं कि एंटी करप्शन में बेशुमार बेपनाह करप्शन है। अब दूसरी खबर जो है वो भी बड़ी अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक स्टेटमेंट दिया था और काफ़ी अर्से तक जो है बशीर मेमन मीडिया की जीनत बने रहे। अब वो FIA के अपने ही डिपार्टमेंट के शिकंजे में आ गए हैं और FIA ने उनको तलब किया है। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। उनकी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ है और अदालत से वो क्या चाहते हैं सिंध हाई कोर्ट से, और FIA ने बिलाखिर उनको तलब क्यों किया है, वो बताएंगे अमीन अनवर। अमीन अनवर, आपने खुद दरख्वास्त पढ़ी, क्या ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से अब उनको खुद भी अब अपने ही इदारे में तहकीकात का सामना करना पड़ेगा बशीर मेमन को? बिल्कुल, शायद साबिक DG FIA की जानिब से आज साल 9 की सबसे पहली दरख्वास्त दायर की गई है, प्रोटेक्टिव बेल, जिसमें उनका ये कहना था कि आज के दिन ही 1 जनवरी को ही FIA लाहौर ने उन्हें तलब किया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में एक शख्स उमर फ़ारूक ज़हूर, जो इंटरपोल को भी मतलूब था, जिसके रेड वारंट भी जारी हुए थे, बशीर मेमन पर यह इल्ज़ाम है कि बशीर मेमन के उमर फ़ारूक ज़हूर के साथ ताल्लुकात हैं। इसकी डिटेल जो है वो मांगी गई है बशीर मेमन से कि उन्होंने उमर फ़ारूक से कितनी मुलाकातें की हैं और उमर फ़ारूक से उनकी जो ताल्लुकात की नौइयत है वो किस तरह की है। इस तरह के 4 सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें कहा गया है कि बशीर मेमन आए लाहौर और इन सवालात का जवाब दें। जबकि बशीर मेमन का ये कहना है कि कानून से नावाकफ़ियत की बुनियाद पर मुझसे ये सवालात पूछे जा रहे हैं जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है ही नहीं। उन सवालों के जवाब जो हैं वो मुझसे लिए जा रहे हैं। FIA का मज़ीद कहना है कि वो जो मुलज़िम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, जिस पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, वो स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, नॉर्वे समेत दीगर जो ममालिक हैं उन्हें मतलूब है। और यहाँ पे जो उसकी गठजोड़ जो मुलाकातें हैं उसके कुछ शवाहिद जो हैं वो मिले हैं कि साबिक DG FIA ने जो है उससे कुछ ताल्लुकात रहे हैं और उससे सहूलत कारी का जो है एक इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उमर फ़ारूक को रेड नोटिस जो ख़त्म कराया गया है उसमें सहूलत कारी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जो FIA की जानिब से साबिक DG FIA बशीर मेमन पर आयद किए गए हैं। उनकी ये अदालत से यही इस्तदा है कि 4 हफ़्तों के लिए उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो मंजूर की जाए ताकि वो लाहौर में जाकर अपनी मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकें। अमीन, आपका बहुत। बहरहाल आज बशीर मेमन की सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली है और 15 रोज़ में साबिक DG FIA बशीर मेमन को अदालत ने लाहौर की अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने इसके साथ साथ 50,000 रुपये के मचल के जमा भी करवाने का बशीर मेमन को हुक्म दिया है। अब फ़िलहाल वो गिरफ्तारी से बच गए हैं। अब FIA ने जो जिस तरह उनकी कारकर्दगी अगर ठोस शवाहिद पेश किए तो बशीर मेमन को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल ये इंतहाई अहम खबरें थी, अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।